आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो में बात किया है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है यह क्या होता है। तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो यहां सजेस्टेड वीडियोज में डाल दे रहा हूं, हो सके तो आप यहां से क्लिक करके देख लें। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है यह दो चार्जेस का एक सिस्टम होता है और दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, लेकिन उनका जो नेचर होता है वो अपोजिट होता है और साथ ही साथ उनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होता है। तो यहां पर देखिए, तो ये दो चार्जेस का एक सिस्टम हो गया जिनमें कि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, लेकिन दोनों का नेचर अपोजिट है। मतलब ये कि एक अगर निगेटिव है तो दूसरा जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और इनके बीच में देखिए तो यहां पर ये एक सर्टेन डिस्टेंस है जो कि बहुत कम होगा। तो ये एक छोटा सा डिस्टेंस होता है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है 2a हम मानते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में ये 2a है, जिसे कि हम डाइपोल लेंथ कहते हैं, तो अगर ये डिस्टेंस 2a है और हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो है इसका सेंटर है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का यहां पर अगर ये सेंटर है तो फिर जो है यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा यह a होगा और साथ ही साथ यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा यह भी a ही होगा। सो यहां पर ये हो गया a और यहां पर ये जो सेंटर है इसे नाम दे देते हैं कि ये जो सेंटर है ये है o। सो यहां पर ये हो गया o। अब हम एक पॉइंट चूज करेंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि यहां पर रहा वो पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट यहां पर रहा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कि ये जो पॉइंट है ये है P। तो यहां पर ये जो पॉइंट है ये है P। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बन रहा है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसे हमें पता करना है। तो अभी यहां पर हम ये मान लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं कि ये है r। सो यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल लेटर r, जिसे कि हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो है इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो है r। तो हमें इस P पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये है r1 और यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे जो है इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये है r2। तो अब हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो आपको निगेटिव चार्ज दिख रहा है इसके कारण यहां पर ये जो P पॉइंट है इस पर जो पोटेंशियल बन रहा है ये है, हम मान लेते हैं ये है V1। ये निगेटिव चार्ज के कारण बन रहा है और यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण इस P पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है ये हम मान लेते हैं कि ये है V2। सो यहां पर ये हो गया V2। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि यहां पर इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बन रहा है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि इन दोनों का अलजेब्रिक एडिशन होगा। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा यहां पर ये जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस P पॉइंट का। चलिए मान लेते हैं कि ये है V। सो हमें ये जो V है इसे पता करना होगा। तो यहां पर ये जो V1 है जो कि इस निगेटिव चार्ज के कारण बन रहा है ये कितना होगा। तो यहां पर ये जो होगा ये जो V1 है जो कि निगेटिव चार्ज के कारण बन रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बराबर होगा 1/4 इनटू यहां पर ये जो चार्ज है जो कि है निगेटिव चार्ज माइनस Q डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो P पॉइंट है इसका इस निगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है वो। सो यहां पर ये है r1। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये निगेटिव चार्ज के कारण बन रहा है। और अगर हम V2 की बात करें जो कि पॉजिटिव चार्ज के कारण बन रहा है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1/4 इनटू यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि है Q डिवाइडेड बाय यहां पर इस P पॉइंट का इस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है वो। सो यहां पर ये है r2। तो ये हो गया V1 और ये हो गया V2। तो जब हमें जो है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो हमें जो है यहां पर V1 और V2 को जोड़ना होगा।
तो अगर हम यहां पर इन दोनों को ऐड करते हैं, जो कि हम करेंगे यहां पर अलजेब्रिक एडिशन, सो अगर हम इन्हें सीधा सीधा जोड़ते हैं तो देखें 1/4πε0 और यहां पर देखें 1/4πε0, ये कॉमन आउट हो जाएगा और साथ ही साथ यहां पर ये जो q है यह भी कॉमन आउट हो जाएगा। तो यहां से हम इसे कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिलेगा यहां पर 1/4πε0, 4πε0 यहां पर रहेगा, q भी कॉमन आउट हो जाएगा तो q, और ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, सो ब्रैकेट में हमें मिलेगा यहां पर 1/r2, सो 1/r2 माइनस यहां पर होगा 1/r1। तो यहां पर ये हो गया r2 और r1। तो अब हमें ये जो r1 दिख रहा है और ये जो r2 दिख रहा है, इसके वैल्यू को पता करना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो r1 है और ये जो r2 है ये वेरिएबल है। हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है r, और यहां पर ये जो a है ये है, और साथ ही साथ यहां पर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है थीटा। तो ये जो थीटा है यह भी गिवन है। तो हमें r, थीटा और a के टर्म में जो है हमें यहां पर r1 और r2 के वैल्यू को पता करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहां पर जो ये पॉइंट दिख रहा है P, यहां से ये जो लाइन है इसे हम कुछ इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, कुछ ऐसे। सो यहां से हम कुछ इस तरह से आगे बढ़ाएंगे और फिर यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है यहां से हम इस पर जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कुछ ऐसे। तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, और साथ ही साथ इसी तरह से हम यहां से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहां पर कुछ ऐसे। तो यहां पर जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहां भी देखें ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। तो अभी इन पॉइंट को फिलहाल नाम दे देते हैं कि यहां पर ये जो पॉइंट है ये है C और यहां पर ये जो है ये है T। तो अब अगर ये एंगल थीटा हुआ तो फिर यहां पर ये जो एंगल होगा यह भी होगा थीटा। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है और ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सर्वांग सम है। तो यहां पर अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो हम ये कहेंगे कि यहां पर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ होगा ये वाला, मतलब कि OC ये बराबर होगा यहां पर ये जो लेंथ होगा OD के ही बराबर होगा। तो हमें यहां पर ये जो OC है इसे पता करना होगा। तो एक बार इस OC को पता कर लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ है यह कितना होगा। तो अगर इस ट्रायंगल में देखें, यहां पर ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इस ट्रायंगल में देखें आप, अगर ये 90 डिग्री हुआ और ये एंगल थीटा हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो साइड होगा OC ये होगा इसका बेस, और यहां पर ये जो साइड होगा ये होगा हाइपोटेन्यूज। सो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इस राइट ट्रायंगल में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ थीटा, सो कोसाइन ऑफ थीटा इक्वल टू होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस होगा यहां पर OC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि है यहां पर ये, जो कि है यहां पर A के बराबर। सो यहां पर ये हो गया A। तो OC यहां से किसके बराबर निकल के आ रहा है, तो यहां पर ये जो OC है OC ये बराबर होगा A कोसाइन ऑफ थीटा के। तो उसी हिसाब से आप यहां भी समझ सकते हैं कि ये जो OD होगा यह भी होगा A कोसाइन ऑफ थीटा के ही। क्यों? क्योंकि यहां पर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ है ये A है, यहां पर ये जो एंगल है यह भी थीटा है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो OD होगा, यहां पर ये जो OD होगा यह भी बराबर होगा A कोसाइन ऑफ थीटा के ही। तो अब यहां पर देखें हम ये मान के चलेंगे कि यहां पर ये जो R है, सो यहां पर ये जो R आपको दिख रहा है R, ये R बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है A से। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको दिख रहा है इसमें ये जो डाइपोल लेंथ है, डाइपोल लेंथ मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है जिसे कि हम डाइपोल लेंथ कहते हैं, तो ये जो डाइपोल लेंथ होता है ये बहुत कम होता है। तो हम उस हिसाब से कह सकते हैं कि ये जो A है ये R से बहुत 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 छोटा है। तो अगर ऐसा होता है कि R A से बहुत बड़ा होता है तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो लेंथ होगा आप कह सकते हैं वो एग्जैक्टली बराबर होगा यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा इसके बराबर होगा।
तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो R1 होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, अगर आप देखें तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा O से लेकर P तक है, तो OP हो गया, और OP में ही हमें यहां से लेकर के यहां तक इसे जोड़ना होगा, तो मतलब कि OC जोड़ देंगे। तो हम कहेंगे कि ये जो R1 है ये बराबर है OP प्लस यहां पर ये जो OC है ये। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो R1 है, ये जो R1 है, R1 ये लगभग बराबर है, ये लगभग बराबर है, किसके लगभग बराबर है, यहां पर ये जो है OP प्लस यहां पर ये जो है OC। तो यहां पर O से लेकर के P तक का ये जो डिस्टेंस है, यहां से O से लेकर के P तक का ये जो डिस्टेंस है ये तो R के ही बराबर है, सो यहां पर ये हो गया R प्लस अब OC मतलब यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है जो कि है यहां पर A कोसाइन ऑफ थीटा के, तो यहां पर ये हो गया A कोसाइन ऑफ थीटा। उसी हिसाब से हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो R2 होगा ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये dp। सो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये बराबर होगा यहां पर R2 के। तो यहां पर ये जो आपको dp दिख रहा है जो कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये है, तो ये कितना होगा, तो इसके लिए अगर आप देखें तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है जिसे कि हम कह सकते हैं कि OP, अगर OP में से जो कि R के बराबर है, अगर हम OP में से यहां पर ये जो OT दिख रहा है इतना डिस्टेंस इसे हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये dp मिलेगा जो कि बराबर है यहां पर R2 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो R2 होगा, यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो R2 होगा ये लगभग बराबर होगा, सो यहां पर ये लगभग बराबर होगा, किसके बराबर होगा, यहां पर ये जो dp दिख रहा है इसके बराबर होगा, तो dp ये किसके बराबर होगा, dp बराबर होगा यहां पर ये जो OP दिख रहा है OP माइनस यहां पर ये जो OT दिख रहा है ये। तो OP कितना है, OP तो R के बराबर है, सो यहां पर हो गया R माइनस OD किसके बराबर है, ये है A कोसाइन ऑफ थीटा के, क्योंकि यहां पर देखें तो AD A कोसाइन ऑफ थीटा के बराबर है, तो यहां पर ये हो गया A कोसाइन ऑफ थीटा के। तो अब हम यहां पर ये जो R1 है और ये जो R2 है इसके वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां से हमें आगे ये मिलेगा कि ये जो V है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस P के लिए, तो ये बराबर होगा यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर होगा Q, ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहां पर 1/R2 की जगह पर हम लिखेंगे यहां पर A R माइनस ए कोसाइन ऑफ थीटा, तो R माइनस ए कोसाइन ऑफ थीटा, फिर यहां पर होगा माइनस, फिर यहां पर हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय R1 की जगह पर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि है यहां पर R प्लस ए कोसाइन ऑफ थीटा। तो अब हम जो है इसे इवैल्यूएट करेंगे, तो यहां से हमें आगे ये मिलेगा कि ये तो कॉमन आउट ही रहेगा, यहां पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर रहेगा Q, और फिर ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हम ये कह सकते हैं कि जब हम इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा, यहां पर हमें मिलेगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा यहां पर, सो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के, और साथ ही साथ यहां पर सबसे पहले तो ये टर्म हो जाएगा जो कि है यहां पर R प्लस A कोसाइन ऑफ थीटा के, और फिर जब हम इसे जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर होगा नेगेटिव R, और फिर यहां पर माइनस के साथ इस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर ये हो जाएगा प्लस A कोसाइन ऑफ थीटा के। तो अब यहां पर ये जो R है ये इस R से कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आगे हमें क्या मिलेगा, इससे आगे हमें ये मिलेगा कि यहां से हमें आगे ये मिलेगा कि ये बराबर होगा यहां पर, ये जो है ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, यहां पर तो ये जो है वैसे ही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर रहेगा Q, और फिर यहां पर देखें आप तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि ये जो है और ये जो है ये जुड़ जाएगा, तो यहां पर होगा 2A, सो 2A कोसाइन ऑफ थीटा के, और डिवाइडेड बाय यहां पर होगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और यहां पर होगा कॉस स्क्वायर थीटा के।
तो अब यहां पर देखें Q इंटू 2a, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है? ये होता है किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जिसे कि हम डाइपोल लेंथ कहते हैं, उसके बराबर होता है। तो यहां पर देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो यहां पर होगा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा, तो ये होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे कि हम यहां पर P से डिनोट करते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है उन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू ये जो डाइपोल लेंथ होता है ये। तो यहां से हम आगे ये लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पर होगा P कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय यहां पर होगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के, इसके बराबर हो गया। तो यहां से अगर आप देखें, अगर आप यहां से आगे देखें तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो R है, ये जो R है ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है A से। तो उस केस में यहां पर ये जो टर्म होगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ये बहुत 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 छोटा होगा इस R स्क्वायर के कंपेयर में। तो जब कोई बहुत छोटा टर्म किसी बड़े टर्म के साथ जो है सब्सट्रैक्टेड रहे या फिर एडेड रहे तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, उसे हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मल्टीप्लाई में रहे तो हम उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये जो A कोसाइन ऑफ थीटा इसे हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सब्सट्रैक्टेड है यहां पर A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो हम इसे यहां से निग्लेक्ट कर देंगे। तो इससे आगे हमें ये मिलेगा, इससे आगे हमें ये मिलेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये बराबर होगा, यहां से ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर होगा आगे P कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय यहां पर होगा R स्क्वायर। तो ये हो गया, ये हो गया इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है उसका ये रहा फार्मूला। सो इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस P पॉइंट पर बन रहा है। तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे और दो स्पेशल केस कंसीडर करेंगे। तो यहां से हम स्पेशल केस कंसीडर करेंगे, स्पेशल केस। तो जो केस फर्स्ट रहेगा, यहां पर जो केस फर्स्ट होगा, केस फर्स्ट जो होगा वो ये होगा कि हम मानेंगे कि ये जो पॉइंट है यहां पर, ये जो पॉइंट है P, पॉइंट जो है ये P व्हेन पॉइंट जो P है, पॉइंट P lies on the axial line, so axial line। तो उस केस में जो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना बनेगा? तो अगर हम यहां पर फिगर में अगर आप देखें, अगर हम इस फिगर में ये जो आपको दिख रहा है P पॉइंट, अगर हम एक्सियल लाइन पे मानते हैं, एक्सियल लाइन मतलब कि यहां पर मानेंगे, इस लाइन पर अगर हम मानेंगे, तो अगर हम मानेंगे तो फिर जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? अगर यहां पर मैं कैसे लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये होगा एक्सियल लाइन, जो कि दोनों चार्जेस से होकर के पार हो रहा है। तो इस केस में अगर ये जो पॉइंट P है, अगर हम यहां से इस तरह से घुमाते जाएंगे P पॉइंट को एक्सियल लाइन के करीब लाएंगे, तो ये जो थीटा है ये क्लियरली देखे तो घट रहा है। और इस तरह से जब यहां पर होगा इस एक्सियल लाइन पर, तो यहां पर देखें तो एंगल क्या होगा? इस केस में 0 होगा। तो यहां पर जो है एंगल 0 हो गया। तो इस केस में ये जो एंगल होगा ये 0 होगा। तो अगर यहां पर देखें तो जो थीटा है ये हो गया, थीटा जो है ये हो गया 0। तो अगर थीटा 0 होता है तो फिर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा? तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये बराबर होगा, अगर थीटा 0 हुआ तो यहां पर ये जो कोसाइन ऑफ 0 होगा ये होगा 1 के बराबर। अगर ये 1 के बराबर हुआ तो फिर हम यहां पर ये जो आपको कोसाइन ऑफ थीटा दिख रहा है इसके जगह पर हम 1 रखेंगे, क्योंकि जब हम थीटा के जगह पर 0 रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये +1 होगा, ये ध्यान में रखें। तो अगर ये +1 होता है तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये बराबर हो जाएगा यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पर होगा P, क्योंकि कोसाइन ऑफ 0 = 1 हो जाएगा तो बचेगा P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये ध्यान रखें कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि कोसाइन ऑफ 0 = 1, ये +1 है इसीलिए।
और एक यहां पर केस पॉसिबल है, वो ये है कि इसी एक्सियल लाइन पर अगर हम जो है यहां पर ये जो P है इसे कुछ इस तरह से घुमाते जाएं तो यहां पर देखिए इस समय ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसी तरह से अगर हम इस तरह से घुमाते जाएंगे तो फिर जब यहां पर पहुंचेगा इस साइड में, इस जगह पर जब पहुंचेगा तो इस जगह पर जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा यहां पर 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए तो थीटा है, फिर यहां पर बढ़ करके हो गया 90 डिग्री, इस तरह से होते हुए ये बढ़ता रहा और यहां पर वो हो गया 180 डिग्री। तो यहां पर जब थीटा जो है थीटा 180 डिग्री होगा तो अगर यहां पर जो है थीटा 180 डिग्री होता है तो उस केस में ये जो कोसाइन ऑफ 180 डिग्री होगा ये बराबर होगा -1 के। तो अब यहां पर ये जो आपको कोसाइन ऑफ थीटा दिख रहा है इसके जगह पर हम लिखेंगे कोसाइन ऑफ 180 डिग्री, जिसे कि हम कह सकते हैं कोसाइन ऑफ पाई। तो cos पाई का जो वैल्यू होता है ये होता है -1, अर्थात हमें कहना चाहिए यहां पर कि कोसाइन ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो जब हम यहां पर -1 रखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव बन जाएगा। तो इस केस में हमें यहां पर नेगेटिव मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब पॉइंट जो है पॉइंट इस एक्सियल लाइन पर इस साइड में रहेगा, यहां पर रहे कहीं पर रहे तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, जबकि इस साइड अगर कहीं पर रहे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव मिलता है। यहां से आगे बढ़ेंगे और दूसरा जो स्पेशल केस है उसे कंसीडर करेंगे। सो जो दूसरा स्पेशल केस होगा यहां पर केस सेकंड जो रहेगा, केस सेकंड वो ये है कि हम ये मानेंगे कि यहां पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहां पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये इक्वेटोरियल लाइन पर होगा। यहां पर जो है ये एक्सियल लाइन पर नहीं रहेगा, ये पॉइंट P ये इक्वेटोरियल लाइन पर रहेगा। तो यहां पर जो है ये होगा इक्वेटोरियल लाइन। तो यहां पर मैं लिख दूं कि यहां पर ये होगा इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर इक्वेटोरियल लाइन पर अगर आप देखें तो यहां पर अगर आप देखें तो जब हम यहां पर इस P को जो है इस तरह से घुमाएंगे तो अब कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो जब यहां पर होगा पॉइंट, चाहे यहां पर रहे तो ये जो लाइन है ये इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ये है कि यहां पर ये जो लाइन है ये इसके सेंटर से पार हो तो ये जो लाइन होगा ये इक्वेटोरियल लाइन होगा। तो चाहे यहां पर रहे पॉइंट, चाहे यहां पर रहे कहीं पर रहे इस इक्वेटोरियल लाइन पर इस साइड, यहां पर इस साइड, तो जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्लियरली दिख रहा है कि ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। तो इक्वेटोरियल लाइन के केस में ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। तो अगर यहां पर ये जो थीटा है ये 90 डिग्री का हुआ तो फिर यहां पर ये जो कोसाइन ऑफ थीटा है ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ 90 डिग्री। तो यहां पर ये हो गया इस केस में कोसाइन ऑफ 90 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 0। तो अब यहां पर इसके जगह पर हो जाएगा 0। तो जैसे हम 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 बन जाएगा। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये 0 होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।